नमस्कार, शुभ संध्या, जय हिंद, जय भारत। एक बार फिर वैभवी हाजिर है किरदार जिंदगी के नए एपिसोड के साथ। हर बार वही वादा, एक बेहतरीन शख्सियत से रूबरू, बहुत सारी बातें, कुछ कही, कुछ अनकही। आज 124वें पायदान पर फिर एक खूबसूरत, जी हाँ, खूबसूरत, न सिर्फ चेहरे से बल्कि खूबसूरत, मुलायम सी आवाज की मलिका से मिलवाने आई। मैं अनुपम सिंह जी की बात कर रही हूँ। और अनुपम जी से मिलवाने से पहले कुछ बातें हैं उनके बारे में जो मैं बताना चाहती हूँ। वो लेखिका भी हैं, वो गायिका भी हैं, वो बहुत अच्छी वक्ता भी हैं, साथ ही वो गोल्ड मेडलिस्ट हैं। स्वर्ण पदक जीता है उन्होंने किसमें? गणित में। अब गणित से लेखन का, गणित से गायन का क्या ताल्लुक है, ये तो वही बताएंगी। और सबसे अहम बात कि उस्ताद गुलाम अली साहब की वो शागिर्द भी हैं। बहुत खूबसूरत आवाज है, जैसे कि मैंने आपसे कहा। और आईआईटी आईटी प्रोफेशनल भी हैं, रह चुकी हैं। बहुत कुछ है उनके बारे में जानने के लिए। देखिए, सबसे बड़ी बात, हमेशा मैं कहती हूँ, कोई भी महिला जब आगे बढ़ती हैं, कुछ करती हैं, तो उनके पीछे की एक कहानी होती है। कुछ कही, कुछ अनकही। कुछ तो बात है जो यहाँ तक पहुंच कर आई हैं, और कितने संघर्षों को पीछे छोड़कर, कितनी मुश्किलों को पीछे छोड़कर, कितनी तकलीफों को पीछे छोड़कर आज हम उनसे बात करेंगे, उनसे मिलेंगे और प्रेरणा लेंगे कहीं ना कहीं कि अगर जिंदगी में मुश्किलें आती हैं तो हौसला रखना बहुत जरूरी है, क्योंकि हौसले की जो उड़ान है वो आपको बहुत दूर तक लेकर जाती है। तब आप थकते नहीं हो, तब आप रुकते नहीं हो। तो चलिए, अनुपम जी से हम भेंट करते हैं। बेहतरीन, शानदार, लाजवाब आवाज की मलिका। उनके कुछ वीडियोस भी हमारे पास हैं जो हम समय समय पर आपको आज के कार्यक्रम में दिखाएंगे। लेकिन उनसे मिलते हैं, उनके बारे में जानते हैं। हर व्यक्ति के पीछे एक कहानी छुपी होती है। आइए उस कहानी की गलियों में चलते हैं। पुनः आप सभी का अभिनंदन है, स्वागत है। आदरणीय प्रदीप गौतम जी हमारे साथ जुड़ गए, अभिनंदन करती हूँ, स्वागत करती हूँ। हमारे साथ डॉक्टर पुष्पलता तनेजा जी जुड़ गई हैं, बहुत बहुत अभिनंदन। और अनुपम जी, आपका बहुत बहुत थैंक यू। अभिनंदन है। बहुत बहुत थैंक्स। और आपने इतने सुंदर शब्दों से मुझे जिस तरह से परिभाषित किया, मैं बहुत ही मेरा दिल से आभार है, थैंक्स है कि इतनी खूबसूरती से आप किसी को पेश कर सकती हैं, वो लाजवाब है। थैंक यू सो मच। और बहुत बहुत शुक्रिया। एक बात बहुत मैं कहना शुक्रिया, तो चाहूँ। हम अदा करते हैं। जी जी अनुपम जी। एक करेक्शन करना चाहूंगी कि मेरे गुरु गुलाम मुस्तफा खान साहब रहे हैं, गुलाम अली साहब नहीं, गुलाम मुस्तफा खान साहब। जी। अच्छा, जी। चलिए, जी। अच्छा हुआ आपने हाँ। बता दिया। हाँ, मुझे दिख गया। असल में वो हाँ। नाम जो है बहुत शुमार है ज़बान पे, क्योंकि मुझे उनकी ग़ज़लें बहुत पसंद हैं। मैं माफ़ी चाहती हूँ, अच्छा हुआ आपने नहीं, करेक्शन दैट्स करवाया। कोई बात। और हाँ। सबसे अच्छी बात ये है कि धीरे-धीरे दर्शक दरगाह में लोग उपस्थित हो रहे हैं, और पूरी टीम की ओर से मैं बहुत शुक्रगुज़ार हूँ कि आपने अपना एक बिज़ी शेड्यूल आपका होता है, उसमें से अपने थोड़ा-सा समय हमारे लिए निकाला। और वही बात कि कही, कुछ अनकही, कुछ वो सारी बातें जो शायद किसी और प्लेटफ़ॉर्म पे ना हुई हो, तो आज हम उसको खंगालने की कोशिश करेंगे। और एक थोड़ी देर पहले आपने एक शब्द का प्रयोग किया था, वही और मैं कह रही। तो मुझे थैंक। लगता है कि मैंने वही क्या कहा था कहा था कि आपने? आज तक आपने पता नहीं कितने लोगों को मसला होगा। तो आज मैं भी मसलने के लिए, देखिए, मसलाने के लिए मैं मसला, तैयार हूँ। अनुपम जी, मसला के 2 अर्थ होते हैं। एक मसला मतलब हाँ। परेशानी, म हाँ, नहीं, मसल दिया एक होगा।
एक मसल दिया तो ये मैं क्या कहूँ। आपका बहुत-बहुत अभिनंदन है और हमारे सहयोगी आदरणीय राजीव अग्रवाल जी हमारे साथ जुड़ गए हैं, अभिनंदन करती हूँ। हमारे साथ मनीष गोयल जी जुड़ गए हैं, बहुत-बहुत स्वागत, अभिनंदन। इसी प्रकार लोग जुड़ते रहेंगे। आप सब कार्यक्रम को ज़रूर शेयर कीजिए क्योंकि हम एक बेहतरीन शख्सियत से आपको मिलवाने लाए हैं। तो अनुपम जी, जैसे कि हम कार्यक्रम को जब भी शुरू करते हैं तो हम अ, परिवार के बारे में बात करते हैं क्योंकि परिवार है तो हम हैं। बिल्कुल, तो बिल्कुल। हम चाहेंगे कि तमाम दर्शकों को आप अपने परिवार के बारे में, आपकी जन्मभूमि कहाँ है, आपके माता-पिता, भाई-बहन, उनके बारे में आप हमारे दर्शकों को बताएँ। स्वागत। जी, मैं दरभंगा, बिहार से हूँ। मेरे पापा ईमानदार हिंदी के प्रोफ़ेसर रहे हैं और प्रेस रिपोर्टर भी रहे हैं। ख़ासियत ये रही है कि वो हिंदी के प्रोफ़ेसर रहे हैं, पर इंग्लिश के हिंदुस्तान टाइम्स के लिए उन्होंने लिखा है। तो अनुपम जी, उनकी अनुपम हाँ, जी, हाँ अहाँ जी। बतैली नहीं कि अहाँ दरभंगा के छियै। बिल्कुल, मैं दरभंगा की। आप भी बिहार से हैं? या मैथिली भाषा पे इतनी सुंदर, इतनी मिठास वाली भाषा। ग्रेट। तो मेरे पापा हिंदी के प्रोफ़ेसर, मेरी माँ एमए इकोनॉमिक्स, जो अब नहीं है, 2-3 साल पहले चली गई हैं। तो एक अच्छा बैलेंस्ड एनवायरनमेंट था और हम ज़मीन से जुड़े हुए लोग हैं। मेरे पिताजी 3 शर्ट 2 पैंट में उन्होंने रह कर के हम लोगों को पढ़ाया है। जैसा कि आप जानते हैं बिहार में उस समय में कई बार पे भी नहीं, सैलरी नहीं मिलती थी, तो किस तरह से हमारा घर चलता था। कुछ भी चीज़ें आती थी, बाँट-चीट के सब लोग पूरा परिवार को खिलाते थे। उस पर से एक पढ़े-लिखे होते हैं पूरे खानदान में, मतलब मेरे दादी के खानदान में, तो उस पे बहुत सारे और लोगों की भी ज़िम्मेवारी होती है, तो चचेरे, ममेरे, ममेरे नहीं, चचेरे, फुफेरे वगैरह बहुत सारे लोग हमारे घर पे रहते थे। रेंट के घर में हम रहते थे, एक दरभंगा में चौधरी भवन, छोटा-सा रेंट पे, उसी पे हम लोगों ने बचपन बिताया है। फिर बाद में फिर मेरे 4 हम लोग 4 भाई-बहन हैं, मैं सबसे बड़ी हूँ। मेरे बाद मेरा भाई है जो अभी अमेरिका में है, वो सॉफ्टवेयर प्रोफ़ेशनल है, तो वहाँ है। एज़ अ सॉफ्टवेयर प्रोफ़ेशनल वो यूएस गया, टीसीएस जॉइन करके वो यूएस गया था। फिर मेरी बहन है, वो एक ब्रांड चलाती है और फिर एक अ, भाई है। तो हम लोग 4 भाई-बहन हैं और दरभंगा के हैं और मेरे पापा का ख्वाब रहा था कि मेरी बेटी पढ़े-लिखे। मतलब म्यूज़िक वग़ैरह उतना नहीं, लेकिन पढ़ाई-लिखाई में उनका ख्वाब था कि मैं आईएएस ऑफ़िसर बनूँ, बहुत अच्छा पढ़ूँ। वो आईआईटी वग़ैरह भी वो खुद से पढ़ते थे, पढ़ाते थे। जैसे पापा, जब मैं छोटी थी तो सुबह 4 बजे उठ के पापा पढ़ाते थे, फिर कॉलेज जाते थे क्लास लेने के लिए। मेरी माँ पढ़ाती थी, तो हम लोग उस तरह से उस ज़मीन से जुड़े हुए लोग हैं और जो कि हमें हमेशा याद रहता है कि हमारी किस धरती से हम निकले हैं और उसी धरती पे हमेशा हमारे पाँव रहने चाहिए। बहुत अच्छी बात आपने कही। ये मोरल वैल्यूज़ जो माता-पिता देते हैं हमें, उस हुँ, वैल्यू की बात आपने कही और आपने कहा कि ज़मीन से जुड़े हुए रहते हैं। देखिए, हर वो हुँ, व्यक्ति जो ज़मीन से जुड़ा हुआ है, वो ही मेरे हिसाब से कामयाब भी है और वो ही इंसान कहलाने के लायक है। जो बिल्कुल, हवा में बिल्कुल। उड़ते हैं, वो तो अ, बस ऐसे ही होते हैं और हवा में ही उड़ते-उड़ते चले जाते हैं। तो बहुत अच्छा लगा और देखिए बड़ी अच्छी बात आपने कही कि पिताजी 2 जोड़ी कपड़े में रहकर आपकी इतनी अच्छी उन्होंने परवरिश की और जो एक शिक्षक होने के नाते उनकी देखिए हर माता-पिता की इच्छा होती है कि उनके बच्चे बहुत अच्छा करें, उनसे हुँ, ज़्यादा अच्छा। हुँ, बिल्कुल, लेकिन बिल्कुल। आपके पिताजी टीचर थे और आपकी माताजी भी पढ़ाती थी, उसके बावजूद मेरी आप माँ मेरी माँ एमए इकोनॉमिक्स थी, लेकिन वो घर सँभालती थी। जी, उन्होंने नौकरी फिर नहीं भी की। वेल एजुकेटेड होने के जी। बाद उस समय हुँ, और हुँ, अभी आप बिल्कुल आपका जो क्षेत्र है वो बिल्कुल अलग हो गया। तो ये कैसे हुआ? क्योंकि पढ़ाई-लिखाई से अलग होकर हुँ, गाने की ओर जो आपका रुझान रहा, बचपन से बिल्कुल। ही रहा या बाद में हाँ। आपका रुझान इस ओर आया? मैं जब 7वीं में थी तब मेरे पापा ने मेरे हाथ में एक रेडियो दिया था उस समय में। तो मैं गाने वग़ैरह सुनती थी। पता नहीं मुझे अंदर से म्यूज़िक के लिए मेरा लगाव उसी समय से था। मैं घर में घंटों गाती रहती थी।
लेकिन ऐसी कोई ट्रेनिंग नहीं थी मेरे पास। उसी समय मैं समीर के गीत सुनती थी और मैं सोचती थी कि मैं हिंदी ऐसे भी गाने लिख सकती हूँ, क्यों नहीं लिखूं मैं। तो मैंने बहुत सारे गाने उसी समय 8वीं 9वीं में लिखना शुरू कर दिया था और कंपोज भी कर लेती थी। तो मेरा दिमाग थोड़ा मैथमेटिकल दिमाग था, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल दिस, तो हम इस तरह से कर सकते हैं। तो वो मैं थोड़ा स्टडी ज्यादा करती थी कि ऐसे ऐसे करके कंपोज किया है या इस तरह से लिखा है, तो हम भी इस तरह से लिख सकते हैं। तो ये मेरा उसी समय मेरा ख्वाब होता था कि मैं बड़े अवार्ड फंक्शन में अवार्ड ले रही हूँ वगैरह वगैरह, मैं बहुत अच्छा म्यूजिक में करूँ। लेकिन जो प्रैक्टिकल दुनिया होती है वो हवा हवाई नहीं होती है ना, वो काल्पनिक दुनिया से बिल्कुल अलग होती है। लेकिन जो भी हो, 10th के बाद जब ग्रेजुएशन में मेरे पापा ने मुझे दिल्ली यूनिवर्सिटी में एडमिशन दिलाया, पर मुझे होम सिकनेस बहुत था, तो मैं सब कुछ छोड़कर घर आ गई और घर से ही मैंने पढ़ाई लिखाई किया। वहीं से मैंने एमएससी मैथ्स, मैं गोल्ड मेडलिस्ट रही, एमबीए भी किया मैंने। उसके बाद मैं एक सीडैक सेंटर है, ERNDCI उस समय था, वहाँ से मैंने 6 मंथ्स का कोर्स किया। और उसके बाद मैं HCL पेरो में मेरी जॉब लगी उस समय। तो उस समय मैं चक्कर लगाया करती थी नोएडा फिल्म सिटी के, और उसी समय मेरा ETV पे मैं एज ए लिरिसिस्ट कंपोजर सिंगर मुझे इंटरव्यू किया था शिवानी कश्यप ने। और उसके बाद मेरा कुछ लोग, एक बार मैं टी सीरीज गई थी, तो वहाँ पे मैं भी थी और 2 लोग और आए थे। वो अपने लिरिक्स लेकर आए थे और मैं अपनी आवाज़ लेकर गई थी। तो वहाँ से जो फीडबैक मिला, तो उन्होंने कहा आपके लिरिक्स अच्छे नहीं है, मतलब मेरे गाने के लिरिक्स अच्छे नहीं है पर आवाज़ अच्छी है। पर उनको बोला कि आपके गाने में आवाज़ नहीं है पर आपके लिरिक्स अच्छे हैं। तो फिर उन लोगों ने वो मुझसे मिले, फिर हम लोगों ने डिसाइड किया, उन्होंने ही डिसाइड किया कि आप मेरे लिए गाइए। तो फिर मनीष जी और संदीप जी हैं, ये लोग मिले थे मुझे। तो फिर उसके बाद हम लोगों ने HMV के चक्कर, HMV से हमारा फर्स्ट एल्बम आया था, श्री राम जी उद्धार कीजिए। तो उसमें राम जी के 8 गाने थे। तो उसके बाद चूंकि म्यूजिक इंडस्ट्री में धीरे धीरे समझ रही थी, पर मुझे कभी है कि उस समय मैं करीब, उस समय मेरी करीब 2-2.5 लाख साल की सैलरी थी उस समय में। तो मैंने कभी भी हिम्मत नहीं किया कि मैं सब कुछ छोड़ करके और ये सब करूं। लेकिन हाँ, पहले जॉब में जब मैं थी, तब मैं म्यूजिक HMV की रिकॉर्डिंग वगैरह थी, तो मेरी धीरे धीरे ऑफिस में बिल्कुल ये हो गया था कि अब जिस दिन मुझे लगा कि आज वो मुझे कहेंगे कि ठीक है तुम ऑफिस से बाहर हो, मैंने खुद ही, पता नहीं मुझे क्या इंट्यूशन आया, मैंने कहा मैं रिजाइन कर रही हूँ और मैंने रिजाइन कर दिया। तो उसके बाद लेकिन ठीक 1 महीने के नोटिस पीरियड पे, जो 1 महीने का नोटिस पीरियड था, मैंने फिर विप्रो चेन्नई ज्वाइन किया। तो मेरा म्यूजिक का थोड़ा सा ब्रेक लगा, फिर मैं वहां से बॉम्बे आई, एक्सेंचर मुंबई ज्वाइन किया मैंने। तो वहां पे मैं लोगों से मिली, वहीं मैं राम शंकर जी से भी मिली, एक एल्बम उन्होंने भी रिकॉर्ड किया था। फिर उसके बाद जो भी इंडस्ट्री की जो भी हालत थी, मुझे लगा कि मैं नहीं कर पाऊंगी, और मैं उस समय अच्छा खासा अनुपम कमा जी, भी रही थी। अनुपम जी, इंडस्ट्री की क्या हालत थी? ये हम जानना चाहेंगे। कुछ ऐसी बातें होती हैं जो शब्दों में कहना, आपको न्यूज़ पढ़ते ही हैं और जो भी है, मुझे लगा कि मैं अपने प्रिंसिपल्स के साथ कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर सकती। मुझे जो मिला है मैं म्यूज़िक को, उसके बाद मैंने डिसाइड किया कि मैं म्यूज़िक को एज़ अ पैशन ही लूँगी। मैं, ये मेरे लिए पैशन है रहे। मैंने अच्छे, उसी समय मैं जब बॉम्बे में थी, तो मैंने गुरु गुलाम मुस्तफ़ा खान, मैंने कहा कि मैं जो बेस्ट हैं वो कौन है, फिर मैंने उन्हें ढूंढा, फिर उन्होंने मुझे सिखाया, और उन्होंने एक दिन मुझे सिखाया, और उसके बाद उन्होंने अपने बेटे मुर्तज़ा जी हैं, उनको बुलाया और उन्होंने मेरी आवाज़ सुनाई। और उसके बाद वो बहुत खुश हुए थे मेरी आवाज़ सुन के, जो भी मेरी प्रैक्टिस थी। तो मैंने रियाज किया, सब कुछ किया, पर मैंने म्यूज़िक में अपना कदम नहीं बढ़ाया। तो मैं रुक गई, मुझे लगा कि मैं कहीं भी नहीं जा सकती और कुछ भी नहीं कर सकती। तो मैं अच्छी खासी, मैं जॉब में ही अच्छा करने लगी। तो उसके बाद फिर मैंने 2-3, मैंने HCL में काम किया, विप्रो में, एक्सेंचर में, मैरी लिंच में, और फिर TCS में काम किया बाद में, मैं गुड़गांव TCS में। उसके बाद फिर मुझे म्यूजिक, मेरा पहला प्यार, मुझे फिर खींचने लगा, मैंने फिर रिजाइन कर दिया TCS को। फिर
फिर मैंने फिर दोबारा ट्राई किया, खुद से रिकॉर्डिंग करके कृष्ण जी के एल्बम वगैरह सब किया। तो उस समय भी मैंने देखा कि म्यूजिक इंडस्ट्री में जिसे जो जो मिलता है बस पैसे पैसे, मतलब मेरे पैसे काफी खर्च हुए, पर मुझे वो बात नहीं मिली। तो फिर मैंने फिर ब्रेक लगाया, और फिर मैंने 14 साल का ब्रेक लगाया। तो अनुपम जी, 14। हाँ। आजकल बहुत सारे प्लेटफॉर्म है जहाँ पर नए नए बच्चे आ रहे हैं, अच्छा कर रहे हैं। सारेगामापा है और भी बहुत सारे हैं। अ, तो आपको लगा नहीं कभी कि हम इस ओर भी जा सकते हैं, या मैं उधर एक कभी गई नहीं, मैं उधर कभी गई नहीं। मेरा ऑलरेडी एचएमवी से एल्बम आया था, और मैं जॉब में ही थी, तो मैं बिल्कुल छोड़ के कहीं नहीं जा सकती थी, तो मैंने इस तरह से कभी ट्राई नहीं किया। तो मैं एक। चलिए, अगर आप उधर हाँ। ट्राई करती तो शायद इधर नहीं होती। तो हर जगह ईश्वर तय करता है। मुझे लगता है हमारे कि साथ जब जी, जब जिस बोलिए। जगह जिसको जहाँ होना होता है वो प्री डिस्टाइंड होता है। हम उसमें थोड़ा बहुत चेंजेस कर सकते हैं, पर मोटा मोटी हमारा सब कुछ जो है ना, हम उसी लाइन पे ही चलते हैं, ऐसा मुझे बिल्कुल, बिल्कुल लगता सही कहा है। आपने। हमारे साथ बसंत श्रीवास्तव जी जुड़ गए हैं, बहुत-बहुत अभिनंदन करती हूँ, स्वागत करती हूँ। हमारे साथ अनुपम गौतम जी लगातार बने हुए हैं। अनुपम जी, विशेष आभार, इतनी खूबसूरत अ, अदाकारा, गायिका से हमसे आपने मिलवाया, उसके लिए विशेष आभार व्यक्त करती हूँ। आप सब इसी प्रकार हमारे साथ बने रहें, जुड़े रहें। और निधि भार्गव मानवी जुड़ गई हैं, बहुत अच्छी कवित्री हैं, मेरी बहुत अच्छी सहेली हैं। तो अभिनंदन करती हूँ। आप सभी से एक ही गुजारिश करती हूँ कि आप सब कार्यक्रम में बने भी रहें और कार्यक्रम को शेयर भी करते रहें। मैं चाहूंगी कि कुछ जो वीडियोस हमारे पास हैं वो हम अपने दर्शकों तक पहुंचाएं, उसके बाद हम इस बातचीत को आगे बढ़ाएंगे। वन चले राम रघुराई, और संग जानकी माई, लक्ष्मण जैसा भाई। वन चले राम रघुराई, वन चले राम रघुराई, और संग जानकी माई, लक्ष्मण जैसा भाई। वन चले राम रघुराई, वन चले राम रघुराई। अवधपुरी के नर नारी ने आंसू नदी बहाई, राम राम करते दशरथ ने अपनी जान गवाई। अवधपुरी के नर नारी ने आंसू नदी बहाई, राम राम करते दशरथ ने अपनी जान गवाई। वन चले राम रघुराई, और संग जानकी माई, लक्ष्मण जैसा भाई। वन चले राम रघुराई, वन चले राम। क्या बात है, बहुत सुंदर। वन चले राम रघुराई। अच्छा, एक खास बात है कि आपके परिचय में ये बात शुमार नहीं थी मेरे पास कि आप मिथिलांचल से हैं, और मिथिलांचल से राम जी और सीता जी का एक अलग रिश्ता है। वो तो है, जवाई है राम जी वहां के, बिल्कुल। मिथिला मिथिला नगरी बिल्कुल। के। और एक गीत आपका जवाई वाला भी है, वो भी हम थोड़ी देर में सुनेंगे और सुनाएंगे भी। आ,
अध्यात्म से जुड़ाव आपका है और राम के प्रति जो एक आस्था है, राम के प्रति जो आपने बहुत सारे भजन, बहुत सारे गीत गाए हैं, तो क्या उस मिट्टी का प्रभाव है जिस मिट्टी से आप आती हैं? ये तो है कि बचपन से ही मैं ज़्यादातर दुर्गा सप्तशती, पहले मैं दुर्गा जी की, सबसे पहले कहें तो मैं हनुमान चालीसा पढ़ती थी। पहले सबसे, अगर मैं कहा जाए तो 9th क्लास में, मैं सच बता रही हूँ, मैं अपनी जर्नी बता रही हूँ अध्यात्म की। उस समय मैं भगवान जी के साथ ट्रेडिंग करती थी। भगवान जी, इस सब्जेक्ट में मुझे इतने मार्क्स मिल जाएँगे तो मैं 11 बार हनुमान चालीसा पढ़ूँगी या 108 बार पढ़ूँगी, इस तरह से। तो इससे मेरी कहानी शुरू हुई। फिर उसके बाद ग्रेजुएशन में मैंने दुर्गा सप्तशती शुरू किया। फिर मुझे क्या जी में आया, मैंने फास्ट रखना शुरू किया 9 दिन का। उसके बाद धीरे-धीरे मैं मंदिर-मंदिर जाती थी, माँग-माँग के लाती थी। फिर मेरे मन में बहुत सवाल होते थे कि ये ऐसे नहीं है। फिर धीरे-धीरे करके एक बार मेरे घर पे ब्रह्मा कुमारीज़ आई थीं, तब मुझे पहली बार पता चला कि आत्मा नाम की कोई चीज़ होती है। फिर उसके बाद मैं कुछ टाइम शिवयोग गई। फिर मैं खुद से जुड़ी वहाँ जाने के बाद, और मैं ध्यान में जिस तरह से मैं अपने अंदर को अनुभव करना मैंने शुरू किया। फिर एक बार मैं जब खुद से जुड़ गई तो मुझे अंदर से ही आंसर्स आने लगे। मुझे जो भी सवाल आते थे, मुझे एक और चीज़, मेरी ख़ासियत थी कि मुझे स्वप्न में भविष्य दिखता था। मेरे कई, और यहाँ तक कि मुझे कई बार क्वेश्चन पेपर भी दिखे हैं स्वप्न में। तो तो ऐसा कई बार हुआ मेरे भाई, साथ मैं कि तो कहूँगी कुछ हमारे लिए भी स्वप्न में देख लीजिएगा आप। मैं जब एमबीए कर रही थी तो मैंने सपने में देखा एक बार क्वेश्चन पेपर, बिल्कुल एक क्वेश्चन एक पार्ट से आया हुआ था। मैंने सोचा, हाँ, कौन देखता है? तो कुछ नहीं होता, और मैं वहाँ पे एग्ज़ाम के दिन में देख कर के मैं दंग रह गई कि वो उसी पार्ट से क्वेश्चन, जो एक पार्ट था ना जो मैंने पढ़ा नहीं था, उसी से क्वेश्चन आया था। उसके बाद से मैंने कान पकड़ लिया कि अब मुझे कभी भी सपने में कुछ दिखेगा तो मैं उसे इग्नोर नहीं करूँगी। मैं जब सीडैक से वो आईटी सॉफ्टवेयर वाला कोर्स कर रही थी, उस समय, उससे पहले, उसके एडमिशन के पहले मैंने सपने में देखा, सी की एक बुक थी, कोटलर की या किसी की, उसी बुक से सारे क्वेश्चंस हैं, मैंने सपने में देखा। फिर मैं उस बुक को 8 दिन के अंदर पी गई और सारे के सारे क्वेश्चंस उसी बुक से आए थे, और मैंने वो एग्ज़ाम क्लियर कर लिया। उसके बाद जब वहाँ का भी एग्ज़ाम था, तो उसमें भी मुझे क्वेश्चंस दिख गए कि इससे ये क्वेश्चंस है, और ऐसा कई बार हुआ। फिर मैंने फर्स्ट जॉब में भी एप्टीट्यूड टेस्ट था, उसके लिए भी मुझे हिंट्स मिले। उसके अलावा जीवन की कई घटनाओं के लिए मुझे हमेशा हिंट्स मिलते रहे। तो ये हो सकता है मैंने पिछले जन्मों में कुछ ऐसा किया होगा, और मैं बचपन से सच बोलती थी। मेरे घर के सब लोगों को पता था कि मैं झूठ नहीं बोलूँगी। दीदी, बस इसका जवाब हाँ या ना में देना है, क्योंकि उनको पता है कि मैं टाल जाऊँगी, पर मैं झूठ नहीं बोलूँगी। ये चीज़ें मेरी बचपन से एक नींव की तरह थी। फिर उसके बाद मैंने भगवान को, ब्रह्मा कुमारी जब आए उसके बाद, हाँ, मैं थी कि मुझे अंदर से आंसर्स मिलने लगे। फिर मुझे जैसे-जैसे, कई बार तो एक बार तपोभूमि नर्मदा करके बुक्स की सीरीज़ है, जो कि ना जैसे 5 पार्ट्स आए थे, छठे नहीं आए थे। तो एक दिन मुझे ऐसे ही प्रेरणा मिली कि 7th पार्ट आ गया है। मैंने फ़ोन किया कलकत्ता, पता चला 1 दिन पहले ही 7th पार्ट आया है। मुझे, जैसे मैंने दुर्गा जी की पहले पूजा की, माँ ललिता त्रिपुर सुंदरी की, जो 10वीं रूप हैं माँ दुर्गा की, उसके बाद मैं शिव जी की तरफ बढ़ी। तो शिव शक्ति दोनों के मुझे आध्यात्मिक अनुभव हुए, बहुत ही खूबसूरत। तो एक वक़्त आया जब मैं बिल्कुल अंदर से भर गई, मुझे लगा कि अब कोई भी ऐसे क्वेश्चंस नहीं हैं जो आंसर्ड हैं। फिर मैंने वॉचफुलनेस नाम का फ़ेसबुक पे ब्लॉग लिखना शुरू किया। तो उसके बाद मुझे किसी ने अनुपम जी, बोला एक कि बहुत सुंदर हाँ, संदेश आपके लिए आया है, मैं पढ़ना चाहती हूँ, उसके बाद आप अपनी बात रखें। हाँ, हाँ। क्योंकि कई बहुत सारे जब मैसेजेस आने लग जाते हैं ना तो वो खो जाते हैं। सबसे पहले तो मैं स्वागत करती हूँ कन्हैया लाल भंवर जी का, बहुत-बहुत स्वागत। हमारे पटल के मुख्य सलाहकार मेरे बड़े भाई साहब आदरणीय सुरेंद्र शर्मा सागर जी जुड़ गए हैं। अभिनंदन करती हूँ, स्वागत करती हूँ। उन्होंने आपके लिए लिखा है कि ये सब छठी ज्ञानेंद्री का कमाल है जो आपकी जागृत है। और एक बहुत सुंदर संदेश आया है सुनैन नट्टू जी का, जिन्होंने लिखा है कि वैभवी जी, आपको शायद विश्वास नहीं होगा, लेकिन ये इतनी बड़ी कलाकार है कि इनके सुरों ने
मेरा जीवन ही बदल दिया है। खुश हूँ ये लिखने में कि मेरा जो दिन होता है वो जो शुरू होता है और खत्म भी इनके सुरों से होता है। ये देखिए किसी भी फैन के लिए मैं लिखना सच में जितना उनकी मुश्किल होता है आभारी हूँ, उतना उन्होंने मुझे वो तो है, वो जी। इतने अच्छे अच्छे कमेंट्स लिखते हैं और इतना प्यार लुटाते हैं कि मैं सच में मैं बहुत ही अपने आप को भाग्यशाली समझती हूँ तो कि फिर इतने। अभी हमारी यात्रा अधूरी है। हम्म। अनुपम जी, आप शिव जी की तरफ बढ़ी, फिर शिव शक्ति की आराधना किया, उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद मैंने ये वॉचफुलनेस का ब्लॉग लिखना शुरू किया, जिस पे करीब 80,000 फॉलोअर्स हैं मेरे उस पेज पे। तो उसके बाद किसी ने कहा कि आप कहानी लिख करके बताओ कि क्या सही ज्ञान होना चाहिए। तो उसमें मैंने एक कल्पना की कि परलोक के अकाउंट मैनेजर थे, मतलब एक पूरी सीरीज मैंने करीब 40-50 एपिसोड्स लिखे मैंने उसी पेज पे हैं, जिसमें मैंने परलोक के जो अकाउंट मैनेजर थे, जो अकाउंटिंग हैंडल करते थे, वो बहुत ही धरती लोक पर पाप बढ़ गया था, तो वो बिल्कुल तंग आ गए और उन्होंने एक दिन रिजाइन कर दिया क्योंकि उनका वर्कलोड बहुत बढ़ गया था। क्योंकि पाप करने की एक लिमिट होती है और पाप की कॉम्प्लिकेसी भी बहुत बढ़ गई थी, बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड हो रहे थे। जब पुण्य किसने किया, पाप किसने किया, यही क्लियर नहीं है तो किसके खाते में डाला जाए, इस तरह से करके मैंने कहानी बनाया था। और उसके बाद उनको सेंटर फिर सेंटर हेड ने उनको किसी तरह से, जैसे एम्प्लॉय को रोकते हैं, उनको रोकने के लिए उनको धरती लोक भ्रमण करने का ऑफर किया और आपको तो कहा कि किताब बनानी चाहिए थी, किताब लिखनी चाहिए थी। वो बोला ना, मैं कभी कभार सोचती हूँ कि मैं माँ ललिता त्रिपुर सुंदरी होती या बहुत सारे सिर होते मेरे पास भले ही रावण जैसा ज्ञान हो पर अहम न हो, लेकिन कई हाथ होते। मैं बहुत कुछ करना चाहती हूँ, लेकिन जो अपने फैमिली चलाना और घर बार चलाना, उसके साथ मैं जितना कर पाती हूँ मैं वही कर रही हूँ। तो मैं करना बहुत कुछ चाहती हूँ, इसलिए मैं अपने हेल्थ का भी अब ध्यान रखना चाहती हूँ क्योंकि मुझे बहुत काम करना है। और ये मेरा जीवन अब, जैसे अब इतने लोग हैं जो मुझे देखते हैं, मुझे भी लगता है कि मेरा जीवन अब पर्सनल जीवन नहीं रहा, पारिवारिक जीवन आपका नहीं। नहीं है, मुझे, आपके हाँ, जीवन मुझे पर ऐसा दूसरों का लगता है अधिकार कि है। जी, ये बहुत बड़ी और बहुत अलग अलौकिक सोच है आपकी कि आप ऐसा सोचती हैं, क्योंकि वो व्यक्ति ऐसा सोचता है जो समाज से जुड़ा हुआ होता है और जिन्हें लगता है कि मेरा जीवन सिर्फ मेरा नहीं है, समाज का है, देश का है, राष्ट्र का है। बड़ी अच्छी बात आपने कही और हम इस कार्यक्रम को आगे भी बढ़ाएंगे। आपके कुछ वीडियोस हमारे पास हैं, वो भी हम सुनाएंगे। लेकिन मुझे लगता है कि जब आप लाइव बैठी हैं तो फिर जरूरत क्या है वीडियो सुनने की? वीडियो हम बाद में सुनेंगे, कुछ अगर आप सुना देती तो हमें अच्छा लगता। अ, ऐसे ज्यादातर मैं वही गाने ज्यादातर उठाती हूँ जिसमें मैसेजेस होते हैं, है ना। मुझे वो सब ज्यादा क्लिक करते हैं। अब जैसे जैसे मैंने एक प्यार का नगमा है गाया भी था, वो उसके लाइंस बहुत अच्छे थे। जैसे कौन सा प्यारा था, एक तो है तूफान को आना है, दो पल के जीवन से एक उम्र चुरानी है, कौन सा है मैं प्यारे का नाम ही भूल गई। दो पल के जीवन से एक उम्र चुरानी है, जिंदगी और कुछ भी नहीं, तेरी मेरी कहानी है, एक प्यार का नगमा है, मौजों की रवानी है, जिंदगी और कुछ भी नहीं, तेरी मेरी कहानी है। ये बात सही है कि हर बहुत पल बढ़िया। हम हर पल हमारे लिए हम उसमें से जितना प्यार बांट सकें, जो भी कर सकें हम, अनकंडीशनल लव। मैं तो सोचती हूँ कि मेरी जिंदगी बस उसका पर्याय बनकर रह जाए। मेरे अंदर कोई भेद भी नहीं आता है कि ये मेरा है, ये पराया है, ये भी नहीं आता है। वही ये सब शायद इतने सालों के, मैंने 8-9 साल काफी घंटे ध्यान किया है, मतलब 6-6 घंटे भी मैंने ध्यान किया है। जब मैं खुद को महसूस कर पाई हूँ तो मुझे पता है मैं और आप अलग नहीं हैं, हम सब एक ही हैं।
तो मेरे अंदर कोई फ़र्क नहीं आता है, तो मैं चाहती हूँ कि मेरे लिए मैं जितना प्यार लुटा सकूँ बस मेरा बस बहुत यही है कि हाँ। जी, अनुपम जी, आप अध्यात्म से भी जुड़ी रही, मेडिटेशन आपने किया और बाकी बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत सारी आपकी उपलब्धियाँ हैं। आपके आइडियल जैसे कि मुस्तफ़ा जी के बारे में आपने बताया कि वो आपके गुरु रहे हैं, तो उनसे किस प्रकार मुलाकात हुई आपकी? और अगर हिंदी फ़िल्म इंडस्ट्री की बात अगर हम करें, जो सिंगर हैं, जो फीमेल सिंगर हैं, उनमें से सबसे पसंदीदा आपकी कौन है? उनके बारे में भी हम जानना चाहेंगे। मैं पहली बात तो मैं गुरुजी से कैसे जुड़ी, क्योंकि मैं बॉम्बे में उस समय मैं मेरिल लिंच में जॉब करती थी और मुझे था कि मैं बेस्ट गुरु से सीखूं। तो इन्होंने ये सोनू निगम, हरिहरन, मन्ना डे, ए आर रहमान वगैरह जितने भी आप नाम लेंगे ना, सबके गुरु हैं ये। तो मैंने उनको कॉन्टैक्ट किया और वो मिलते थे और उसके बाद वो ओके करते थे कि ठीक है, मैं इसे अपना शिष्य बनाऊँ या नहीं। तो मैं उनके पास गई, फिर उनसे मिली, फिर जो भी था फिर उन्होंने एक धागा बाँधा और उसके बाद उन्होंने मुझे शिष्य बनाया। और सच मुझे जो जो मैंने उनसे सीखा, मैं सिर्फ़ वही रियाज़ करती हूँ और आज जो भी मेरी आवाज़ है, मैं सब कुछ का श्रेय सिर्फ़ और सिर्फ़ उनको देती हूँ। उनसे सीखने के बाद मैं किसी और से सीख भी नहीं पाई, क्योंकि जो मुझे उन्होंने सिखाया है, वो ही मेरी जो आज जो भी आवाज़ आप सुन रहे हैं, जो भी अच्छी लगती है, मैं सिर्फ़ वही प्रैक्टिस करती हूँ। मैं उनका दिल से, बिल्कुल अंदर से हमेशा जब भी मैं रियाज़ पे बैठती हूँ हारमोनियम, मेरा हारमोनियम भी उन्होंने ही खरीदवाया था। तो मैं हर वक़्त उन्हें जब भी है ना, मैं जब भी म्यूज़िक की बात आती है, जब भी मेरे म्यूज़िक की उपलब्धि की बात आती है, तो मैं सारा श्रेय उनको देती हूँ। तो और दूसरा प्रश्न था कि गाने में मैं सभी से सीखने की कोशिश करती हूँ, क्योंकि मेरे लिए है कि मैं हर दिन, हर वक़्त, जहाँ से मुझे जिससे जो मिल जाए मैं सीख लेती हूँ। बाकी गाने के मामले में लता जी उससे बढ़कर तो कोई है ही नहीं और उनसे जितना सीखती हूँ वो कम है और लगता है पूरी ज़िंदगी निकल जाएगी उनको ही सुनने में, उनसे ही सीखने में। उनसे बढ़कर तो बिल्कुल, कुछ है ही बिल्कुल। नहीं। जी। बहुत सुंदर बात आपने कही, लता जी की का कोई सानी नहीं है और बहुत सारे दर्शक दीर्घा में लोग उपस्थित हो चुके हैं। अब मुझे लगता है कि दूसरा वीडियो मुझे प्ले कर देना चाहिए, जिसमें आप राम जी को जवाई घोषित कर रही हैं, तो चलिए सुनते हैं। मिथिला का कण कण खिला, जमाई राजा राम मिला। मिथिला का कण कण खिला, जमाई राजा राम मिला। जनक सुती संग रहियो ऐसी, कनक कली पर भंवरा हो जैसे। कनक कली पर भंवरा जैसे, रामचंद्र चकोरी सिया, जमाई राजा राम मिला। मिथिला का कण कण खिला, जमाई राजा राम मिला। कनक अटारी जनक दुलारी, निरख रही है तोहे धनुधारी। निरख रही है तोहे धनुर्धारी, लेके पलकों में तुमको छुपा, जमाई राजा राम मिला। मिथिला का कण कण खिला, जमाई राजा राम मिला।
पति पत्नी व्रत धर्म निभाना, दोनों कुलों का मान बढ़ाना, दोनों कुलों का मान बढ़ाना। अब दुनिया का होगा भला, जमाई राजा राम मिला, मिथिला का कण कण खिला, जमाई राजा राम मिला। क्या बात है, बहुत सुंदर, बहुत ही सुंदर, बहुत सुंदर गीत और बहुत मधुर संगीत और साथ में आपकी मधुर आवाज सभी का एक क्या कह सकते कॉम्बो है ये। और हमारे साथ तो कुछ और दर्शक जुड़े हैं। डॉक्टर पुष्पलता तनेजा जी ने लिखा है जवाब नहीं है आपके गीतों का, और सुरेंद्र भाई साहब ने लिखा है मिथिला का कनकन खिला। इन्होंने आपके बोल को कोट किया है। ज्योत्सना सिंह जी हमारे साथ जुड़ गई हैं, अभिनंदन करती हूँ, जय श्री राम। और उन्होंने भी वाह वाह लिखकर भेजा है, बहुत अच्छा लगता है। आप इसी प्रकार जुड़े रहें, बने रहें, और हमारे कार्यक्रम की शोभा आपसे है, तो मैं चाहूंगी कि आप सब अंत तक बने रहे हमारे कार्यक्रम में और कार्यक्रम को जरूर शेयर करें। आप सबको बताना चाहती हूँ कि हमारे पेज को जरूर फॉलो करें, साथ ही हिंदी साहित्य संस्थान का यूट्यूब चैनल भी है, उसे भी जरूर सब्सक्राइब करें। बहुत अच्छा लगता है जब आप हर कोई भी व्यक्ति अध्यात्म से जुड़ता है तो एक कनेक्टिविटी होती है आत्मा और परमात्मा की, एक जुड़ाव होता है। उसके बाद अगर मोह, ईर्ष्या, द्वेष, इन सब चीजों से आप बाहर निकल पाते हो, तभी सही मायने में आप जुड़े हुए हो। तो ये एक प्रेरणा भी है तमाम जो लोग जुड़े हुए हैं। मेरे अंदर भी वो चीजें आ रही हैं कि किस तरह से हम इन सब चीजों से बचते हुए ईश्वर से, क्योंकि कलयुग है यहाँ पर। आपने जो कहा कि इतनी ज्यादा आपकी कनेक्टिविटी है ईश्वर के साथ, और सपने में जो चीजें आपने देखी, ये सब वो जो 6 घंटे का योग किया है ना आपने, जो मेडिटेशन किया है, उसका परिणाम है। क्योंकि हर व्यक्ति कुंडलिनी जागृत कर सकता है अगर वो करना चाहे, क्योंकि वो हमारे शरीर में है। हम अगर अपने मन को साध लेंगे तो बहुत आसान है करना, लेकिन अगर साध लेंगे तो वो उसके बीच एक बड़ा बारीक सा धागा है जिसको पारना थोड़ा सा मुश्किल काम है। खैर, बहुत सुंदर भजन आप गाती हैं और बहुत अच्छा लगता है। मिथिला की बेटी हैं, तो मिथिला की बेटी के लिए और उनके जवाई के लिए आपने बड़ा अच्छा गाया है। सुदर्शन शर्मा सुधी जी हमसे जुड़ गई हैं, हमारे पटल की सेविका है, बहुत बहुत अभिनंदन, स्वागत करती हूँ। और शुरू में आपने कहा कि कॉम्प्रोमाइज जैसा शब्द आपने प्रयोग किया। ये वो शब्द है जो कहीं ना कहीं चुभता है हर महिला को, वो महिला को जो अंदर से सशक्त है, जो चाहती है कि अपने दम पर कुछ हासिल करे, लेकिन बेदम होकर नहीं। तो जो कॉम्प्रोमाइज वाली बात है और स्ट्रगल की बात है, अगर संघर्ष की बात है, जो महिलाएं अमूमन करती हैं, जिस चीज को आपने डिनाई किया, आप नहीं चाहती थी कि आप उस तरह से आगे बढ़े, और चाहे ये हमारा फील्ड हो, किसी भी फील्ड में ये सब चीजें आम बात हो गई हैं आज के समय में। तब आप उन महिलाओं को क्या संदेश देना चाहती हैं, क्या कुछ कहना चाहती हैं आप, चूंकि आप अध्यात्म से भी जुड़ी हुई हैं, आप मोटिवेशनल स्पीकर भी आप रही हैं, आप एक ओजस्वी वक्ता भी हैं, उस नाते भी अगर आप महिलाओं को कुछ कहना चाहें तो मैं चाहूंगी कि इस कार्यक्रम के माध्यम से कहें। हमारे साथ महेश प्रकाश अष्ठाना जी जुड़ गए हैं, बहुत बहुत अभिनंदन करती हूँ, स्वागत करती हूँ। इसी प्रकार आप सब बने रहें, जुड़े रहें, और मेरे इस प्रश्न का उत्तर आप जरूर दें। अनुपम जी। मुझे लगता है कि हमें अपने लिए कुछ प्रिंसिपल्स और हमें लाइन खींचना आना चाहिए कि ठीक है, ये हमारी लाइन है, इसको हमें क्रॉस नहीं करना है। तो मुझे लगता है कि ये सिद्धांत और ये सब मेरे जो संस्कार है, मेरे माता पिता ने जो हम पे वर्क किया है ना, और जो जिस तरह से मेरे पिताजी थे जो बेईमानी के विरुद्ध
कलम चलाते थे, जिस तरह से वो किसी भी बड़े से बड़े एमएलए एमपीज हो वो भिड़ जाते थे। तो मुझे लगता है ये कहीं ना कहीं से वहीं से आया है। लेकिन मैंने अपने आप को नोटिस किया है कि जब मैं पहली कंपनी में भी काम कर रही थी तो मुझे लोग लक्ष्मी बाई कहते थे, क्योंकि जब एक बार ले ऑफ का टाइम था और सब लोग डरे होते थे कि मेरी जॉब चली जाएगी, मेरी जॉब चली जाएगी, उस समय मैं पूरी बड़े भरे सारे एम्प्लॉयज की भीड़ में मैं जो सेंटर हेड होते थे उनसे मैं बेबाक सवाल किया करती थी और वो भी हंसते थे और उन्हें भी पता था कि। और उसी समय की एक और घटना भी थी कि उस समय मैं एक बार क्लास लेने गई थी, क्योंकि मैं पढ़ा अच्छी मेरा एकेडमिक रिकॉर्ड्स अच्छा रहा है और मैं पढ़कर काम करने में, पढ़ाने में, इसमें मैं मेरा इंटरेस्ट रहता है। तो एक बार वही एक छोटी सी घटना याद आ रही है कि मैंने एक बार बहुत ही बड़े अकाउंट मैनेजर थे जो जिनके अंडर 250-300 लोग थे, वो आ गए थे, मेरी मेरी क्लास चल रही थी और मेरी क्लास लगाने वो पहुंच गए थे मेरा। तो फिर उनका कुछ था पुराना, तो मैं भी इतनी बेबाक थी कि एक बार एक सवाल उन्होंने ऐसा पूछा जो मैंने एक दिन पहले पढ़ाई में कवर किया था, तो मैंने तुरंत हाथ ऐसे बांधा और मैंने कहा यू वेर नॉट इन द क्लास यस्टरडे। तो उसके बाद तो बिल्कुल हंगामा मच गया था कंपनी में कि इस लड़की ने, ये फ्रेशर लड़की ने इतने बड़े मैनेजर को डांट दिया। तो इस तरह से काफी घटनाएं हुई थी मेरे साथ। ये हुआ था कि मेरी रेटिंग खराब हुई मेरी जिंदगी में, मैंने इसके कारण कंपनीज भी बदले, पर मैंने कभी चाटुकारिता नहीं की, मैंने कभी किसी और का हक छीन करके ये नहीं दिखाया कि ये मैंने काम किया है। तो इसके कारण मैं कंपनी बदलती चली गई। मुझे कोई मैंने एचसीएल, विप्रो, एक्सेंचर, मेरिल लिंच, टीसीएस, सारे अच्छी एमएनसीज हैं, उसमें मैंने काम किया। मैं कंपनी बदलती गई लेकिन मैंने अपने सिद्धांतों पे कभी कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं किया। उसी तरह से म्यूजिक में भी मुझे जैसे एक एग्जाम्पल है कि आओ बैठो कॉफी पे मिलते हैं, तो मैंने ये सब भी स्वीकार नहीं किया और मैंने अपना ही रास्ता तय किया और मैंने अपनी शर्तों पे ही अ, चलना, वो मैंने अपना सिद्धांत बनाया। लेकिन मैं ये कहूंगी कि उसके बाद आज मैं अपनी कहानी को पीछे मुड़कर देखती हूँ तो मुझे लगता है कि सत्य की विजय होती है, इस बात में कोई संदेह नहीं है। हमें लगता है कि हमें दौड़ना जरूरी है, पर हम धीरे धीरे चल के भी हम वहां अपनी मंजिल को पा सकते हैं, क्योंकि मंजिल हमें दिख रहा है कि ये है, पर हमारी मंजिल इतनी मतलब छोटी नहीं होती। मतलब वही कहावत आज भी सत्यार्थ है कि हम खरगोश बनकर चलने से कोई वो नहीं है, हम कछुआ बनकर भी हाँ, चल सकते हैं बिल्कुल और कछुआ एक ना एक दिन अपनी मंजिल तक जरूर पहुंचता है। बिल्कुल। जी। मंजिल तक हमें पता नहीं होता है कि ये मंजिल है, हमें लगता है कि हमें ये मिल जाएगा तो अच्छा, हम ये हो अनुपम जी, जाएंगे, पर एक बात और मैं कहना चाहती हूँ कि कई बार जब कॉम्प्रोमाइज जैसे शब्द हम प्रयोग करते हैं या हम कुछ भी करते हैं तो हमें पता होता है कि हमने किया क्या है, हमने क्या बिल्कुल। किया है। बेशक हम्म हम दुनिया से छुपा लें, लेकिन हम उस बिल्कुल चीज को अपने आप से नहीं छुपा सकते। और बिल्कुल। अपनी नजर में गिरना, मुझे हम्म लगता है कि वो बहुत बड़ी बात है। बिल्कुल, धीरे-धीरे इंसान खुद को मारता है और फिर वो मरता चला जाता है। फिर वो अंत में जैसे कहते हैं ना कि जब हमारा अंतिम दिन आता है ना, ज़िंदगी का जब लास्ट डे आता है, तो उस समय हमारी पूरी लाइफ रिवाइंड होकर घूमती है, जो मैंने ज्ञान पढ़ा है उसके हिसाब से। तब वो जो पाप किया होता है ना, वो जी नहीं पाता है। लेकिन जिसने अच्छे से ज़िंदगी जिया है, वो इतने सुकून से जाता है ना। और ये बात भी सच है कि जब हम जाते हैं तो हमारा ये मन और जो हमने किया है, हर कर्म का एक फल है, हर भाव का एक फल है ना? हमारा आपके प्रति जो भी हम जो कर रहे हैं, जो सोच रहे हैं, विचारों से, भाव से या कर्म से, उस सब का फल है। हम उससे बच नहीं सकते। तो हमें अगर ये ज्ञान हो जाए तो हम क्यों करेंगे वो? मेरा ये सोचना है ना? तो हमें बहुत सही ज्ञान रास्ता। प्राप्त किया आपने, तो क्या आप भविष्य के बारे में कुछ बता सकती हैं? या देखिए चेहरा मैंने पढ़ना आता है,
फेस रीडिंग देखिए करना आता है, क्या कुछ सीखा आपने अध्यात्म से, मैं जानना चाहूंगी आज। देखिए, पहली बात, अध्यात्म और ये 2 लाइन है। अध्यात्म अलग है, ये फेस रीडिंग। मैं जब 9th में थी, मैंने कहा ना, मेरी ज़िंदगी में ना प्रश्न बहुत होते थे। मैं बचपन से ना, मुझे हमेशा रहता था ये क्यों है, वो नहीं है, ये ऐसा क्यों है, वैसा क्यों, मतलब लोगों पे नहीं, लेकिन अब ऐसा क्यों है, मतलब मेरी आदत थी, तो मैंने न्यूमरोलॉजी, पामिस्ट्री, प्रकृति के बारे हाँ, कहीं भी जैसे किसी के साथ कुछ हो गया, फिर क्यों हो गया, क्योंकि मुझे हमेशा रहता था कि क्यों हुआ, ऐसा नहीं होना चाहिए। जिंदगी थियरी और प्रोबेबिलिटी नहीं होनी चाहिए कि कभी कुछ उठा लिया, ताश के पत्ते की तरह नहीं होनी चाहिए, ये उठा लिया है ना, ये आ गया, वो आ गया, सब कुछ हमने ये स्टेप लिया था तो ये स्टेप हुआ है। ये वो स्टेप चाहे इस जन्म का हो या पिछले जन्मों का हो, कुछ भी कुछ भी ऐसे ही नहीं है, हर कुछ का कारण है ना, हर फल का एक रूट में कोई ना कोई रीजन है। तो मैंने पामिस्ट्री भी पढ़ा है, मैंने सन साइंस के बारे में भी पढ़ा है, मैंने पाम ग्राफोलॉजी भी पढ़ा है, जो भी इस तरह के है ना, सब कुछ पढ़ा है। मैंने भगवान के ग्रंथ भी पढ़े हैं। फाइनली मैं कहूंगी ये सब कुछ कुछ और है, ये अध्यात्म नहीं है। और पहली बात है कि हमें भविष्य जानकर करना क्या है। जब हमें पता, पहले मैंने जानने की जरूर कोशिश की, मुझे हाथ पढ़ना और सब कुछ कुंडली से पढ़ना, मैं भी बाबाओं के पास गई, पर अगर हम भविष्य चेंज कर सकते हैं तो हमें अगर पता लग जाए कि हम ये स्टेप्स लेंगे तो हम उसको चेंज कर सकते हैं। आज मुझे ये पता है कि ठीक है, मोटा मोटी भविष्य होता है किसी व्यक्ति का, जैसे मैंने पढ़ा है कि हम ऊपर से जब धरती पे उतरते हैं तो पूरी जिंदगी का एक लेखा चित्र लेकर के उतरते हैं, रफ ओवरव्यू लेकर उतरते हैं। लेकिन छोटी छोटी चीजें हैं ना, आज मुझे कैसे जीना है, आज इस परिस्थिति में मुझे कैसे व्यवहार करना है, या मुझे क्या क्या करना चाहिए, ये सब तो मुझे ही अपने वॉचफुल होकर के मुझे ही डिसाइड करना होगा ना। ये हम भाग्य भरोसे नहीं छोड़ सकते, है ना। जैसे डॉक्टर के भरोसे हम हॉस्पिटल में बैठ जाते हैं, डॉक्टर आएगा जो करे वो, इसके बजाय हम अपने हेल्थ पे खुद ध्यान दे सकते हैं, हम अपने डाइट को कंट्रोल कर सकते हैं, जिससे कि हमें डॉक्टर की जरूरत ही ना पड़े, है ना। तो इसलिए हमें, मुझे लगता है कि हर कुछ का तो काट है, अनुपम हर जी, कुछ का आप उपाय है। भाग्य को मानती हैं या कर्म को? मैं ओवरऑल जो डेस्टिनी होती है उसको जरूर मानती हूँ, लेकिन मैं कर्म को मानती हूँ। मैं सजग होकर कर्म करती हूँ और करना चाहती हूँ, बहुत क्योंकि बढ़िया। ठीक है, आज आज या कल हमारा प्री डिसाइडेड है, पर परसों को हम बदल सकते हैं। और कल में मान लीजिए 90% है कुछ बुरा है, तो हम 10% तो ठीक कर सकते हैं, या 10% बुरा है तो हम 90% करके, या फिर बुरी परिस्थिति आई है तो हम उसको इस तरह से ले सकते हैं कि वो मेरे लिए रूई की तरह हल्का हो जाए, है ना, फूल की तरह अच्छा हो जाए, हल्का हो जाए, है ना। मैं इसमें कोशिश ये करने सोचती वालों की कभी हार नहीं होती, और बिल्कुल कर्म प्रधान हमारा जीवन होना चाहिए, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण भी यही कहते हैं कि आप कर्म किए करिए और फल हूँ। देने वाले तो ऊपर बैठे हैं, जो आपके कर्म के अनुसार फल देंगे। अ, अनुपम जो आज है, आप एक सिंगर हैं, और अच्छा, ये सारे जो वीडियोस हमें मिले हैं वो वाव म्यूजिक के सौजन्य से मिले हैं? हाँ, मैंने बताया ना, जब मैंने दोबारा फिर म्यूजिक ट्राई किया तो मैंने वाव म्यूजिक रजिस्टर किया था उस समय। तो अभी मेरा चूंकि एक पेज वॉचफुलनेस का था पहले, तो मैंने जी। ये एक म्यूजिक का और एक लिखने का पेज अलग अलग है, तो मैंने उसको अनुपम सिंह वॉचफुलनेस लिखा है और इसको अनुपम सिंह वाव म्यूजिक। और वाव म्यूजिक मैंने रजिस्टर भी किया हुआ है। तो ये जी। वाव म्यूजिक लेबल तो है, कह सकते हैं, वैसे मैं ही हूँ लेबल। जी, तो अभी जिस अनुपम जो को हम जान रहे हैं, आप सिंगर भी हो, आपने बहुत कुछ जीवन में पा लिया है, बहुत कुछ पाना शेष है। लेकिन अगर आपके बचपन में हम चलें तो अनुपम कैसी थी बचपन में? अनुपम का क्या क्या और अनुपम नाम आपके पिताजी ने रखा है आपका? मुझे मेरे बड़े मामा हैं, उन्होंने रखा है मेरा नाम अनुपम।
तो हम लोग, मेरी नानी का घर भी दरभंगा में ही थोड़ी ही दूर पे था, तो हम लोग बहुत ज़्यादा उनके साथ क्लोज हैं। तो उन्होंने ही रखा था, मेरे बड़े मामा ने। तो तो बचपन बचपन में में मैं आपको जैसे भी सब होते हैं कोई- वैसी ही थी मैं। लेकिन हाँ, बचपन से मैं सच बोलती थी, बचपन से मैं ईमानदारी रखती थी। मैंने अपने मम्मी-पापा की बहुत सेवा की है। मेरे पापा की हल्की सुबह आहट होती थी तो मैं किचन में चाय बनाने चली जाती थी। तो बहुत पैर दबाए हैं मैंने मम्मी-पापा के, मामा के, है ना? तो मैंने जो एक कुछ चीज़ों का मुझे बहुत ज़्यादा पता नहीं क्यों, हो सकता है पिछले जन्मों के कारण रहा हो। मैंने सेवा बहुत की है, कोई भी आया घर पे, खाना-पीना और जो भी चाय पिलाना, लोग मुझसे, और बहुत हँसमुख थी मैं, बहुत मिलनसार थी। क्लास में भी, स्कूल में थी मैं, पूरी वो तो क्लास आप मेरी आज भी फ्रेंड हैं। होती थी। पूरी क्लास मेरी फ्रेंड, जैसे होता है ना मेरी एक ही फ्रेंड है, वो मैं कभी नहीं रही। पूरी क्लास मेरी, किसी को भी कुछ होता था तो वो मुझे कांटेक्ट करती थी। तो ये था। मुझे आज भी याद है, एक क्लास में थे 7th 8th में, तो एक लड़की की तबीयत खराब थी, उसने उसका वो वो गीली हो गई नीचे, तो वो फिर मैं गई थी। मैं अपनी पुराने दिनों को याद कर रही हूँ। फिर मैं 9th में थी, तो एक और इम्पोर्टेंट घटना है, ये जनरल नॉलेज की बुक थी। जैसे मैं अपने पापा को करीब से देखती थी कि किस तरह से वो घर चला रहे हैं, तो जो मैंने कभी डिमांड नहीं किया कि मुझे ये चाहिए वो चाहिए। यहाँ तक कि उस समय 9th में जनरल नॉलेज की एक किताब थी, वो ऑप्शनल था खरीदना, तो वो मैंने नहीं खरीदा था, और मैंने जो भी पढ़ाई होती थी वो मैं उसे नोट कर लेती थी। एक और क्लास की एक और लड़की थी, वो भी प्रोफेसर की बेटी थी, हम दोनों नोट करते थे, बाकी सबके पास बुक होती थी। आज आपने कहा तो मुझे याद आ रहा है वो सब। ये था मेरा बचपन। तो मैं अच्छी इंसान थी और उसी तरह थी जैसे सभी लोग जीते हैं। मैं धीरे-धीरे इवॉल्व हुई हूँ वक़्त के साथ, मुझे ऐसा लगता है। बहुत अच्छी बात है। और आपकी एक गज़ल की वीडियो मुझे मिली है और सूफियाना टाइप है। मैं दर्शकों को ज़रूर सुनाना चाहती हूँ क्योंकि अब हमारे कौन-सा? पास बहुत ज़्यादा मेरी ही है ना? बहुत गज़ आपकी ही गज़ल है, है? शायद गज़ल है या भजन तो नहीं है। हाँ, लेकिन वो, मैं चाहूँ अच्छा, ये मेरा हाँ, अगर दीवानापन है, वो है शायद, है शायद ना? वो और हाँ, जी, ये थोड़ा-सा अलग है क्योंकि आपने अभी तक हमने जो वीडियोज़ दिखाए वो भजन के हैं हाँ। और ये बहुत खूबसूरत है। साथ ही समय बड़ी तेज़ी से निकल रहा है, तो मैं चाहूँगी कि हमारे दर्शक इसको सुनें ज़रूर। दिल से तुझको बेदिले है, मुझको है दिल का गुरूर। तू ये माने कि न माने, लोग मानेंगे जरूर। ये मेरा दीवानापन है या मोहब्बत का सुरूर। तुम न पहचाने तो है ये तेरी नजरों का कसूर। ये मेरा दीवानापन है या मोहब्बत का सुरूर। तुम न पहचाने तो है ये तेरी नजरों का कसूर। ये मेरा दीवानापन है। दिल को तेरी ही तमन्ना, दिल को तेरी ही तमन्ना
मुकेश जी ने ये गाना गाया है और यहूदी फिल्म का ये गीत है जी जो कि मीना कुमारी और दिलीप को साहब के साथ ये फिल्माया गया है। बहुत खूबसूरत गीत है और बहुत शायराना अंदाज से आपने गाया है। बहुत बहुत साधुवाद। और सुदर्शन दीदी ने लिखा है कि ये मेरा पसंदीदा गीत है। और मनोज जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। मनोज जी ने लिखा है बहुत मनमोहक और सुंदर। संजय जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, बहुत बहुत अभिनंदन करती हूँ। संजय जी हिंदी साहित्य संस्थान के कर्ता धर्ता हैं। अनूप जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। अनूप जी बहुत बहुत अभिनंदन, स्वागत करती हूँ। आप सब बने रहिए, जुड़े रहिए, बहुत आनंद आ रहा है आपके साथ। और समय कैसे बीत गया अनुपम जी पता ही नहीं चला। बहुत सारी बातें, ऐसा लगता है कि कुछ छूट गई हैं चीजें, क्योंकि हम कहीं ना कहीं खो जाते हैं बातों में। अध्यात्म के बारे में हमने बहुत ज्यादा बात की और बचपन आपका इतना खूबसूरत रहा है। और सबसे अच्छी बात है कि जो व्यक्ति मेडिटेशन से जुड़ा होता है, जो व्यक्ति अध्यात्म से जुड़ा होता है, वो बहुत कोमल हृदय का होता है। उससे किसी का दुख नहीं देखा जाता, उससे किसी की परेशानी नहीं देखी जाती, और वो तमाम बातें आपके व्यक्तित्व में शुमार हैं। और मैं बस यही कहूंगी कि बहुत सारी हम शुभकामनाएं आपको देते हैं। इसी तरह आप लगन से कार्य कीजिए और बहुत सारे गीत आपके और रिकॉर्ड हों और सभी की जबान पर आपके गीत हों, यही दुआ हम करेंगे। चलते चलते हमारे दर्शकों से आप क्या कहना चाहती हैं? कोई संदेश अगर देना चाहें तो जरूर दें। मैं यही कहूंगी कि हमेशा जो खुद के साथ जरूर टाइम बिताना चाहिए। हम बाहर ही भागते रहते हैं, बाहर ही भटकते रहते हैं, खुद खुद से पूछ नहीं पाते कि कैसे हो। अंदर से जितना जुड़ेंगे हम उतना ही धरती पे रहेंगे, है ना। हमसे और विकार अपने आप छूटते चले जाएंगे। और कई बार विपरीत परिस्थितियां होती हैं जिसमें हमें लगता है कि सब लुट गया है, छूट गया है, पर हमें घबराना नहीं चाहिए, क्योंकि ये पल भी निकल जाता है, हर पल निकल जाता है, ये भी निकल जाएगा। पर उसे हमने किस तरह हैंडल किया वो बहुत इम्पॉर्टेंट होता है। और हमारी ज़िंदगी का मकसद इन सब छोटी छोटी चीज़ों से बहुत ही बड़ा है। हमारा जैसे पनिहारी, जैसे घड़े सर पे रखते हुए जब वो चलती है तो एक ध्यान उसका घड़े पे होता है और वो पैर से चलती है। उसी तरह हम संसार में जो कुछ भी कर रहे हैं वो हम करें ज़रूर, लेकिन एक ध्यान हमारा हमारी ज़िंदगी के अल्टीमेट एम पर होना चाहिए। और निराश नहीं होना चाहिए, क्योंकि हर कुछ का एक उपाय ज़रूर होता है। हमारे पास हमेशा कितनी भी विपरीत परिस्थिति हो, हमारे पास उससे निकलने का उपाय होता है। तो मैं यही कहना चाहूँगी कि सच को पकड़िए, अपने सिद्धांतों को पकड़िए। हमें अभी दिख रहा है कि कुछ नहीं हो रहा है, पर जब हमें कायनात से मिलता है ना तो हमें भर भर के मिलता है। बहुत अच्छा संदेश, बहुत सुंदर, बहुत सटीक और बिल्कुल सही कहा आपने कि कायनात से जो मिलता है भर भर के मिलता है। और हर विपरीत परिस्थिति के बाद, हर अंधेरे के बाद उजाला जरूर आता है। तो उस उजाले की प्रतीक्षा करिए, खुश रहिए, अपने सिद्धांतों के साथ रहिए, जैसे कि अनुपम जी ने कहा। और खूबसूरत आवाज की मलिका को अभी आप सुन रहे थे, उनके बहुत सारे वीडियोस हमने डाउनलोड कर दिए हैं हमारे चैनल पर, आप सब सुन सकते हैं। और अनुपम जी से इतनी प्यारी प्यारी बातचीत हुई। आप सबका विशेष आभार व्यक्त करती हूँ, क्योंकि आपने हमारे कार्यक्रम को 4 चांद लगाया। हर बार आप जुड़ते हैं और कार्यक्रम की शोभा बढ़ाते हैं। तहे दिल से मैं बहुत बहुत आप सभी का अभिनंदन और शुक्रिया अदा करती हूँ। हमारे साथ विनोद पराशर जी जुड़ गए हैं, बहुत बहुत अभिनंदन करती हूँ और बहुत बहुत आभार हमसे जुड़ने के लिए। अनुपम जी, इतना खूबसूरत समय आपके साथ हमने बिताया और तहे दिल से हम पूरी टीम की ओर से आपका शुक्रिया अदा करते हैं कि आपने अपना समय दिया और हमसे इतनी बातचीत की। बहुत बहुत आभार आपका। मैं भी आभारी हूँ कि मुझे इस प्लेटफॉर्म पे आपने बुलाया, आपने मुझे इस काबिल समझा कि मुझे सुना जाए। मैं बहुत ये आपका बड़कपन है और बहुत बहुत शुक्रिया। अगली बार फिर नए किरदार के साथ इंतजार कीजिए, बुधवार शाम 7 बजे। तब तक के लिए आगे दीजिए नमस्कार। जय हिंद, जय भारत, शुभ रात्रि।